आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सेव लक्षद्वीप का ट्रेंड चल रहा है। ऐसा वहां पर क्या घट रहा है या क्या होने जा रहा है कि वहां के लोग सोशल मीडिया पर सेव लक्षद्वीप का ट्रेंड चलाने पर मजबूर हैं। सबसे पहले थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में समझ लेते हैं। ये एक यूनियन टेरिटरी है और छोटे छोटे 36 आइलैंड को मिलाकर एक आइलैंड बनता है। ये अरेबियन सी पर स्थित है। इसका नज़दीकी राज्य केरला है और अगर हम वहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इसकी आबादी तकरीबन 65,000 बताई जाती है। अब बात करते हैं वहाँ के राजनीतिक फॉर्मेट के बारे में। वहाँ पर ना तो कोई सीएम है और ना ही वहाँ पर असेंबली है। वहाँ पर एक लोकल बॉडी है जिसको हम पंचायत भी बोलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दिसंबर 2020 में वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे दिनेश शर्मा, उनका देहांत हो जाता है और राष्ट्रपति नया एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके आने के बाद से वहाँ पर लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है और जो कंट्रोवर्सी है उसको जन्म दे दिया है। पूरी समस्याओं को समझने से पहले थोड़ा सा प्रफुल्ल के पटेल के बारे में जान लेते हैं। प्रफुल्ल के पटेल मोदी जी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो 2007 में पहली बार विधायक बनकर ये असेंबली में पहुंचे थे। 2010 में जब अमित शाह को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है तो मोदी कैबिनेट इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बना देती है। इसके बाद 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनको दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। इसके अलावा कुछ दिनों के बाद इनको दादर नगर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। अभी तक जो था, जो जितनी भी ये यूनियन टेरिटरी थी, चाहे वो दमन एंड दीव हो, दादर नगर हवेली हो या लक्षद्वीप हो, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो पूर्व आईएएस यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। लेकिन इन सभी रिवायतों को तोड़ते हुए पहली बार किसी राजनेता को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। जब से ये एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, चाहे वो दमन दीव हो, दादर नगर हवेली हो या लक्षद्वीप हो, लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। पहली कंट्रोवर्सी की बात करें तो जब दमन दीव में पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन वहाँ के कलेक्टर थे, तब एक विवाद हुआ था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने प्रफुल्ल के पटेल को नोटिस भेजा था कि वो पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा दादर नगर हवेली के जो सांसद थे मोहन डेलकर, जिन्होंने हाल ही में मुंबई के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने एक 15 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा था, उसमें भी इनका नाम आया था। मोहन डेलकर ने उससे पहले ये मामला लोकसभा में भी उठाया था और उन्होंने लगातार लोकसभा में कहा था कि उनकी जान को खतरा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व सांसद मोहन डेलकर के बेटे ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि प्रफुल्ल के पटेल उनके पिता पर दबाव बना रहे थे और उनसे 25 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि अगर आप पैसे नहीं देते तो आपको फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये प्रफुल्ल के पटेल का इतिहास है। इसके अलावा एक और इनका रोचक तथ्य है, वो ये है कि इनके जो पिता थे वो स्वयं सेवक संघ के मेंबर थे और जो मोदी जी हैं वो उनके बहुत करीबी थे। जब से प्रफुल्ल के पटेल लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, इन्होंने ऐसे कानून लाने चालू कर दिए कि वहाँ के लोगों का कल्चर और उनकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। दरअसल पीके पटेल और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नया ड्राफ्ट ला रहा है, नए कानून ला रहा है। उन कानूनों में क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। पहला ये है कि जो वहाँ की लोकल बॉडी है पंचायत, उसकी पावर छीन ली गई है और वो पावर किन सेक्टर में छीनी गई है वो हम आपको बता देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, पशुपालन, मछली के कारोबार में उनकी कोई मुदाखलत नहीं होगी, दखलंदाजी नहीं होगी। यानी कि ये जो डिसीजन हो गए इनसे रिलेटेड वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर करेगी। पहले क्या था, पहले पंचायत जो है वो निर्णय लेती थी कि इनमें किस तरीके के नियम और कानून लागू होंगे। इसके अलावा जो वहाँ पर मछली का कारोबार करते हैं और समुंदर के किनारे पर जो अपना टेंट लगा लेते हैं, उनके टेंटों को उजाड़ दिया गया है और उनको ये कह दिया गया है कि ये अब लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में ये जगह आ गई, अब ये सरकारी हो गई, तो जिससे उनके कारोबार पे असर पड़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक और नियम ऐड किया है कि पंचायत का इलेक्शन वही लड़ सकता है जिसके 2 से कम बच्चे हों। ये नियम लाने की क्या वजह है कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 60 से 70 हज़ार है, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही इंटेंशन है। अगर वाकई में इस कानून का कुछ फ़ायदा है तो इस कानून को पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन ये कानून पूरे देश में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 303 एमपी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनमें से 96 सांसद ऐसे हैं
जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो बीजेपी के 96 सांसद ऐसे हैं जो खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि प्रफुल्ल के पटेल ने वहाँ पर कोरोना फैलाया। वो ये बात क्यों कहते हैं या इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं उसको समझ लीजिए। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जब कोरोना की पहली वेव आई थी तो 2020 में वहाँ पर एक भी कोरोना का केस नहीं था। 2020 में जब पीके पटेल वहाँ पर नए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होते हैं तो ये वहाँ पर नियम चेंज कर देते हैं। पहले जो नियम था वो ये था कि अगर कोई भी बाहर का बंदा वहाँ जाता है तो उसका टेस्ट होगा और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा, निगेटिव होगा, रिपोर्ट आएगी, तब जाके वो स्टेट में घुस सकता है या आइलैंड पे जा सकता है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कर दिया कि वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ आपको एक RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी है, जिसके बाद से वहाँ की जो ताज़ा अपडेट है अभी कोरोना की, 6000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें 24 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये भी इल्ज़ाम पीके पटेल पे लगता है कि इन्होंने जानबूझकर वहाँ पर कोरोना फैलाया। इसके अलावा जो असल मुद्दा है और जो असल समस्या है जिससे वहाँ के लोग ज़्यादा खौफजुदा है वो ये है कि वहाँ पर ये एक नया कानून बनाने जा रहे हैं जिसको प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट कहा जा रहा है। इसको गुंडा एक्ट भी कहा जा रहा है, जिसमें यह है कि किसी भी आदमी को 1 साल के लिए बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के उठा लिया जाएगा और बिना पब्लिक डिस्क्लोजर के उसको 1 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है। अब इस पर लोकल लोगों का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है ताकि वहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ प्रोटेस्ट ना कर सके, कोई विरोध दर्ज ना करा सके। ये लोगों को डराने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। आपने देखा है कि UAPA का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, आज भी जो CAA NRC के एक्टिविस्ट थे उन लोगों को किस तरीके से जेलों में सड़ाया जा रहा है, उनकी जमानत तक नहीं हो रही। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो बहुत अहम है, वो है LDAR यानी कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। अब इसमें सरकार ये कह रही है जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो पूरे आइलैंड की कहीं भी किसी भी जगह को वो अपने कब्जे में ले सकता है, ये कहकर कि वो LDAR के अंडर में आती है। तो इससे सबसे ज़्यादा लोग खौफजदा है कि उन लोगों को अपनी ज़मीनें जाने का खतरा है। इसके अलावा वहाँ पर बीफ जो है वो वहाँ का उनका ट्रेडिशनल है, वो वहाँ पर चालू था, उसको बैन कर दिया गया है। और जो बैन था यानी कि शराबबंदी, उसको खोल दिया गया है। वहाँ पर अब शराब बिकेगी और जो बीफ था उसको बैन कर दिया गया है। तो वहाँ के लोग काफ़ी खौफजुदा है कि उनका साफ साफ कहना है जो उनका इंडिजीनियस कल्चर है, उनके कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश है। और ये जो संघीय एडमिनिस्ट्रेटर है इनको जानबूझकर नियुक्त किया गया है और ये चाहते हैं कि लक्षद्वीप को अगला कश्मीर बना दें। प्रफुल्ल के पटेल का कहना है कि वो वहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो द्वीप खुद ही अपने आप में एक नेचुरल ब्यूटी हो, देखने में इतना खूबसूरत हो, लोग दुनिया भर से, देश भर से वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये संघीय एडमिनिस्ट्रेटर कहता है। लेकिन देश भर में इतने शहर ऐसे हैं जो कचरा, कूड़ा करकट से लदे हुए हैं, लेकिन बनारस में जहाँ पर लाशों की अंबार लगे हुए हैं वहाँ पर ये स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे। 7 साल से अब तक पूरे देश में एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी, एक बुलेट ट्रेन नहीं चली, लेकिन ये वहाँ पर जो खुद एक नेचुरल ब्यूटी है लक्षद्वीप, वहाँ जाके ये नए स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे सारी इंटेंशन ये है कि वहाँ के लोगों को परेशान किया जाए और जो वहाँ पर जो संघीय एजेंडा है उसको लागू किया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल जो संघीय एजेंडा है वो उसको वहाँ भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें वहाँ की पॉपुलेशन की तो 97% वहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है, जिसके चलते वहाँ पर बीफ बैन कर दिया गया और शराबबंदी को खोल दिया गया। तो ये जो कानून है, ये जो नियम है, इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों को कितना परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा किस तरीके से कश्मीर में वहाँ के लोगों को बंद करके उनके ऊपर कानून थोप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप में जो वहाँ की लोकल बॉडी है उससे पावर छीन के ऐसे ऐसे नियम और ऐसे ऐसे कानून वहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा सके और उनको दबाया जा सके। तो आप लोग लक्षद्वीप के इशू को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।